नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी भाई के YouTube चैनल युवा संस्थान में। दोस्तों, आप लोगों को पिछले वीडियो में अवतल दर्पण के गोली दर्पण में बता रहे थे वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। और गोली दर्पण में पता है आप लोगों को दो दर्पण होते हैं, एक अवतल दर्पण होते हैं, एक उत्तल दर्पण होते हैं। तो आप लोगों को अवतल दर्पण में गोली दर्पण के अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताए थे। आज चलते हैं उत्तल दर्पण में। दोस्तों, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में दोनों एक ही बात होता है, सिर्फ उसको साबित करना होता है। यही चीज आप लोग को आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जाकर के यूट्यूब चैनल में जाकर के पिछले वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको आज वाला वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आप लोगों को आज उत्तल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण में वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध बताने जा रहे हैं। जरूर देखिएगा आप लोग को। उत्तल दर्पण के लिए सबसे पहले आप लोगों को उत्तल दर्पण का फिगर बना लेना है। उसका नाम रख लेंगे एम, हम लोग एम। आप कुछ भी मान रख सकते हैं, एक्स वाई, एम एन, पी क्यू, कुछ भी रख सकते हैं। आपका अपना मन, हम एम डैश माने हैं। एक प्रधान अक्ष खींच देते हैं, मध्य बिंदु हो जाएगा ये दर्पण का ध्रुव पी। कोई किरण ले लेते हैं, जाने टकराने के बाद ये यहाँ से होकर के देखिए लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको सीधा कर दीजिए। हाँ, अब हो गया। मतलब टकराने के बाद मान लीजिए यहाँ टकराया, पर इधर हो गया, ब्रोकन लाइन से इधर मिला देती है। आपको पता ही हो जाएगा ये क्या हो जाएगा तब, फोकस। और इसके बीच में एक अभिलंब खींचते हैं इस बिंदु पे। इस बिंदु को मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं ओ, यहाँ मान लेते हैं ए, ठीक है, ये मान लेते हैं एस, यानी बिंदु ए पर अब एक लंब होगा। लंब खींच देखते हैं, लंब आप लोगों को परावर्तन के नियम पता होगा कि जब कोई भी, आप लोग को ये पहले ये बता दे कि परावर्तन का नियम गोलीय सतह पर भी और समतल सतह पर भी समान रूप से लागू होता है। आप लोगों को गोलीय सतह पर करके बता रहे हैं, तो यानी यहाँ पर परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद क्या होता है, ए एस किरण परावर्तित होकर लौटा, उसके बाद वो किरण को हम क्या कर दिए, वर्चुअल रूप से नीचे क्या कर दिए, मिला दिए हैं। अब आप लोगों को पता है कि आपतित किरण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। इसको मान लेते हैं एन हम यहाँ पर, इस बिंदु को, यानी क्या हो जाएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, जिसे कहते हैं आई सूचित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आप परावर्तन, जिसका आर सूचित करते हैं। ये बात आप लोग को पहले से पता होगा। हम आप लोग जो चीज हम किए हैं फिगर में, वो चीज हम इसके बारे में हम नीचे लिख देते हैं। तो हम क्या लिखे हैं कि उत्तल दर्पण माने एम डैश, लिख लेंगे कि माना कि एम डैश उत्तल दर्पण है, एम डैश उत्तल दर्पण है। तो एम डैश उत्तल दर्पण है और इसका एक प्रधान अक्ष है, तो प्रधान अक्ष के समांतर ओ ए किरण है। तो लिख लेंगे ये बात भी कि प्रधान अक्ष जिसके प्रधान अक्ष के समांतर जिसके प्रधान अक्ष के समांतर जिसके प्रधान अक्ष के समांतर ओ ए किरण परावर्तन के बाद ओ ए किरण परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजर रही है, फोकस एफ से होकर के गुजरते हुए प्रतीत होती है।
फोकस ऐप से होकर के गुजरते हुए प्रतीत होती है। दोस्तों इतना तो बात नहीं की, आप लोग भी देख सकते हैं। मान लीजिए MM डैश एक उत्तल दर्पण है। MM डैश कौन सा दर्पण है? एक उत्तल दर्पण है जिसके प्रधानक के समांतर, ये मान लीजिए प्रधानक है, इसके समांतर हम OA किरण गुजारे हैं। जो परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद फोकस ऐप से होकर के गुजरती हुई प्रतीत होती है। अगर इसमें आप और शब्द जोड़ना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि बिंदु A पर एक लंब है NA, लंब डाले हैं। और आप ये बात भी लिख सकते हैं कि CAN एक गुजरती हुई लाइन है। आप इतना बात हमको लगता है ज्यादा भाषा लिखना इम्पोर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए। आपको इतना ही भाषा लिखेगा तो हमको लगता है कि जो भी कॉपी चेक करने वाले टीचर होंगे वो हमको लगता है संतुष्ट हो जाएंगे इस बात से। अब आप लोगों का आगे देख के क्या लिखते हैं। अब प्रूफ की ओर चलते हैं। प्रूफ करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को परावर्तन का नियम याद होना चाहिए। परावर्तन के नियम में आप लोग को बताए थे कि आपतित क्रम, परावर्तित क्रम और आपतन बिंदु पर डाला गया तीनों एक तल में होते हैं। और दूसरा नियम सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसको साबित करने में कि परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होते हैं, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो परावर्तन के नियम से पहले लिख लेंगे बात को। परावर्तन के नियम से, तो परावर्तन के नियम से दोस्तों क्या पढ़े हैं? कोण I बराबर कोण R। तो लिख लेंगे यहाँ कोण I बराबर कोण R। तो I का मान लिख लेंगे OAN इक्वल टू NAS। ये हो गया। फिर दूसरा बात दोस्तों, आप लोग को सम्मुख कोण के बारे में पता होगा। देखिए दोस्तों सम्मुख कोण कैसे बन रहा है। एक लाइन आप लोग को देख लीजिए NAC, ये लाइन को देखिए आप लोग, ऐसे करके दिया गया है, हम आप लोग को बताते हैं। दूसरा लाइन देख लीजिए आप लोग SAF, यानी एक लाइन ऐसे करके दिया गया है FC यहाँ जाए N और यहाँ पर SF, ऐसे करके दोस्तों दिया गया है। देखिए इस फिगर में आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। यानी ये कौन आप लोग को पहले से पता है कि जब कोई सीधी रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसके द्वारा बना गया आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। आमने सामने का कौन सा कोण कहलाता है? सम्मुख कोण। यानी ये सम्मुख कोण का ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। देखिए यानी कोण ये कोण R है, ये भी क्या जाएगा? R। यहाँ पे ले लेंगे क्या? फिर R, यानी लिख लेंगे कौन कौन सा कोण बराबर हो गया? NAS इक्वल टू CAF। आप लोग फिर दोस्तों देख लीजिए NAS इक्वल टू CAF, कौन कौन से? सम्मुख कोण से। तो ये बात हम लिख लेंगे, इसको मिटा रहे हैं अब। एंगल NAS इक्वल टू एंगल CAF, सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण से। अब दोस्तों दूसरा बात देखिए, अब फिर अगला बात क्या बोल रहे हैं। आप लोग को संगत कोण के बारे में पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप लोग को हम संगत कोण के बारे में बता रहे हैं। देखिए जब संगत कोण होता है क्या, मान लीजिए दो समांतर रेखा खींचे हैं, जब उस पर कोई एक रेखा काटते यानी तिर्यक रेखा को काटते हैं तो होता क्या है कि जो भी समांतर रेखा काटते हैं, समांतर रेखा का मतलब दो समांतर रेखा खींचे, मतलब एक रेखा ये रेखा, इसके ऊपर जो भी कोण बनेगा यानी इस रेखा के भी ऊपर जो भी कोण बनेगा एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। अगर इसके नीचे कोण बनेगा, इसके नीचे कोण पड़ेगा तो इसके नीचे का कोण क्या संगत कोण का युग्म होगा। मतलब इसका अगर परिभाषा लिखना संगत कोण का तो लिखिएगा कि जब दो समांतर रेखाएं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करते यानी काटते हैं तो उसके द्वारा बनाया गया कोण कौन सा कोण कहलाता है? संगत कोण कहलाता है। संगत कोण का एक नियम ये होता है कि संगत कोण का अगर ऊपर वाला भाग ले रहे हैं तो सब दोनों रेखा का जो होगा ऊपर वाला भाग इक्वल होगा, संगत कोण का युग्म होगा। इसमें देखिए दोस्तों यही बात हो रहा है। इसके लिए हम एक फिगर आप लोग को समझाते हैं, एक बार समझ लीजिएगा। देखिए मान लीजिए O एक समांतर है, ये रेखा और ये रेखा क्या दोनों समांतर है, ठीक है। इसको मान लीजिए हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर मान लीजिए आगे बढ़ा देते हैं ऐसे करके, ठीक है। इसके बाद एक रेखा मान लीजिए कोई CAN एक रेखा काट रही है, ऐसे करके काट रहा है। यहाँ पर है C, यहाँ पर है A और यहाँ पर क्या मान लीजिए N है। देखिए इस पर एक कोण क्या है? R है। इसके लिए काट रहा कौन सा कोण काट रहा है? I कोण काट रहा है। यहाँ पर देखिए ये I हो जाएगा, यानी संगत कोण से तब क्या ये कोण क्या हो जाएगा? आप लोग अभी तुरंत बताएं कि कोई भी रेखा के ऊपर का संगत कोण से बराबर होता है। दोनों रेखा के ऊपर का कोण क्या होते हैं? बराबर। यानी अगर
इस साइड का बायां भाग लेंगे, इस साइड का भी क्या लेंगे, बायां भाग लेंगे, इसका दायां साइड, इसका भी दायां साइड, इसका मान लीजिए हम किस साइड में बायां साइड लेंगे, इसका बायां साइड का कोण क्या हो जाएगा बराबर किस कोण से, संगत कोण से। संगत कोण में यही नियम याद रखिएगा कि संगत कोण होता है कि अगर एंगल बराबर हो रहा है तिर्यक रेखा के काटने के बाद जिस साइड का एंगल ले रहे हैं तो दूसरा रेखा का भी उसी साइड का एंगल लेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं, यानी संगत कोण से कोण आई ये और ये भी कोण क्या आ जाएगा आई इक्वल हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं हम, फिर से लिख लेंगे इस कोण को। इस कोण का हम लिखेंगे एंगल ओ ए एस एन इक्वल टू एंगल ए सी एफ, किस कोण से, संगत कोण से। संगत कोण से बराबर हो गया। आप देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या चीज इक्वल हो गया है। देखिए दोस्तों ओ ए एन और एन ए एस ये दोनों क्या है बराबर है। इसमें देखिए एन ए एस के बराबर क्या है सी ए एफ। तो दोस्तों सबसे पहले बात हम ये चीज लिख लेंगे, आपको पहले बताया, पहले हम दो चीज को लेते हैं, ठीक है। तो दो चीज में तो आप लोग को पहले बताएं, पिछले वीडियो में बता देते कि अगर दोनों तरफ एक रंग का मिलेगा तो उसको क्या कर देने के लिए, ढक देने के लिए। तो देखिए इस दोनों में एक रंग का ये दोनों मिल रहा है, जिसको क्या करेंगे ढक दिए, क्या बचा ये बचा और ये बचा, और ये दोनों क्या करेंगे इक्वल कर देंगे। तो इक्वल कर देते हैं हम, समीकरण इसको एक मान लेते हैं और इसको समीकरण दो मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण एक एवं दो से लिख देते हैं, समीकरण एक एवं दो से क्या हो जाएगा एंगल ओ ए एन इक्वल टू एंगल सी ए एफ। इसको समीकरण तीन मान लेते हैं और इसको समीकरण चार मान लेंगे, बन गया। काय का अच्छा रहेगा समीकरण मानने के बाद। अब समीकरण तीन और चार में देखिए आपको फिर वही बात करना है कि जो एक रंग का दिखाई पड़ता है उसको क्या करेंगे ढक देंगे। तो ओ एन और ओ एन एक रंग इसको ढक दिए बचा क्या, इस दोनों को क्या करेंगे बराबर कर देंगे। तो लिख लेंगे अब समीकरण तीन एवं चार से तो क्या आता है एंगल ए सी एफ इक्वल टू एंगल सी ए एफ बराबर हो गया। आप इस दोनों कोण को देखेंगे कहां पर, फिगर में कहां पर है ए सी एफ, एंगल ए सी एफ यानी ये कोण और एंगल सी ए एफ यानी एक कोण। देखिए एक त्रिभुज में आ रहा है ये कोण। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिस भी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो वह कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। याद रखिएगा अगर कोई त्रिभुज का दो कोण बराबर होगा तो समझ लीजिएगा कि वह समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर या दो भुजा भी बराबर होगा तो समझ लीजिएगा समद्विबाहु त्रिभुज है। और ये बात भी याद रखिएगा क्लास 9th में आप लोग पढ़ लिए होंगे कि अगर किसी त्रिभुज में कोण बराबर हो रहा है तो कोण के सामने वाली भुजा भी क्या होगा बराबर होगा। तो हम इसका कोण मान लीजिए दो कोण बराबर हो गया यानी कौन सा त्रिभुज हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, कौन सा सी ए एफ। इसीलिए त्रिभुज सी ए एफ समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको तुरंत बताए हैं कि अगर कोण बराबर हो रहा तो सामने वाली भुजा भी क्या होगा बराबर होगा। तो एंगल ए सी एफ इस सामने वाली भुजा क्या होगी, इस कोण के सामने भुजा ए एफ यानी ए एफ इक्वल टू और सी एफ, देखिए सी ए एफ इस कोण के ठीक सामने वाली भुजा सी एफ यानी सी एफ। आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्या करते हैं। अब करेंगे कि बिंदु ए जो है हम किसके निकट लाएंगे, पी के निकट लाएंगे। तो हम लिख लेंगे अगर बिंदु ए पी के निकट हो तब क्या होगा, तो मतलब पहले से यहां पर पी एफ था, जब हम ए को पी के निकट आएंगे तो एफ हो जाएगा, यानी पी एफ बराबर क्या जाएगा ए एफ। तो लिख लेंगे पी एफ बराबर ए एफ। आपको फिर वही कंडीशन याद रखना, इस दोनों में देखिए एक रंग का मिल रहा है ना, तो उसको क्या करेंगे ढक देंगे, जो बचा उसको क्या करेंगे बराबर कर देंगे। तो लिख लेंगे तब ये दोनों को ढकेंगे, बचा सी एफ पी एफ बराबर, इसीलिए सी एफ बराबर पी एफ। दोस्तों इतने दो जगह में हो जाना चाहिए। अब हम सबको एडजस्ट कर लेते हैं। सी एफ देखिए कहां पर, यहाँ पर है। सी एफ को निकालेंगे कैसे, हम पीसी में पूरा को पी एफ मतलब पूरे में से इतना टो घटा देंगे, बचेगा क्या इतना टो, यानी पीसी में पी एफ को घटाएंगे तो क्या बचेगा सी एफ। तो घटाएंगे पीसी माइनस पी एफ इक्वल टू पी एफ। इसके बाद हम यहां पर आ रहे हैं। आपको दोस्तों ये क्या है ध्रुव, ये क्या है वक्रता केंद्र। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो लिख लेंगे वक्रता त्रिज्या
ये क्या है ध्रुव और ये क्या है फोकस। ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी। आप लोग को चिन्ह परिपाटी के बारे में नहीं बताया है। चिन्ह परिपाटी की वीडियो में इसके बाद जो वीडियो बनेगा वो नई कार्य चिन्ह परिपाटी के बारे में ही बताएंगे। और चिन्ह परिपाटी में कहा जाता है कि मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी सभी दूरी क्या होती है धनात्मक होती है। तो हम इसमें मान लेते हैं मूल बिंदु क्या आएंगे ध्रुव है, इसके बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, दाईं ओर की दूरी धनात्मक। इस साइड होगा किस दूरी होगा प्लस में, इधर माइनस में। इधर सब दूरी ऊपर नीचे सब क्या होता है प्लस में होता है। इधर सब है तो इसमें क्या जगह प्लस में है, इसमें कोई भी मान चेंज को नहीं करना पड़ेगा, सबका मान रख देंगे। पीसी का मान क्या है आर, यहाँ लिख लेंगे आर। घाटा है तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे घाटा। पी एफ का मान क्या एफ, यहाँ लिख देंगे एफ। पी एफ का मान एफ। हम इसीलिए नहीं जानते कि सब दूरी क्या होती है धनात्मक होती है। और धनात्मक में मतलब सब धनात्मक मान लिए हैं। देखियो माइनस में आप इस साइड किस में जाएगा प्लस में। एफ प्लस एफ क्या होता है 2f। आपको बेसिक चीज नहीं आ रहा तो बेसिक चीज इस चैनल पर बताया जा रहा है मैथ के बारे में। आप लोग मैथ का कंसेप्ट जाकर के सीख सकते हैं। r बराबर क्या हो जाएगा 2f। देखिए दोस्तों ये दो इधर गुना में साइड कितना जाएगा भाग में, इसीलिए f बराबर क्या हो जाएगा तब r/2। यानी यही संबंध होता है किसमें वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में। दोनों दर्पण में सेम कंडीशन निकला है कि अवतल दर्पण या हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों में होता है क्या गोली दर्पण में या अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, इसमें क्या होता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या क्या होती है आधी होती है। कहने का मतलब है पूरा का मान मतलब वक्रता त्रिज्या जो है इसका वक्रता त्रिज्या का जो जितना भी मान होगा फोकस दूरी क्या होगा वक्रता त्रिज्या की आधी होगा। आप लोग को यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। और आप लोग को इस एक चीज और इसमें लिख लीजिएगा या आर बराबर हो जाएगा 2f। काहे कि ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, उल्टा भी पूछता है कि गोली दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होती है। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है दोगुनी होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप लोग को आज इस वीडियो में यहीं तक बताएं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।